Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video we are going to start with the concept of money. हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें वी आर डूइंग द इकोनॉमिक्स फॉर एसएससी स्टूडेंट्स टियर 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसका हम पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं. 2 लेक्चर्स आर ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल. लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने बैंकिंग सेक्टर को कवर किया था. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मनी एंड इन्फ्लेशन. सो क्विकली लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ मनी? सो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स अगेन इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जो कि मनी और उसके फंक्शंस को, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ यूनिट ऑफ अकाउंट को स्टडी करते हैं. मनी इज़ व्हाट? मनी इज़ बेसिकली एक जनरली एक्सेप्टेड मेथड है फॉर पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रीपेमेंट्स ऑफ डेट. बेसिकली ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, राइट? बट मनी एज वी सी टुडे इट वॉज नॉट द सेम अर्लियर. तो इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसा हुआ है ओवर द ईयर्स? मनी जिसको हम बोलेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किस तरीके से चेंज हुआ है? तो सबसे पहले होता था बार्टर सिस्टम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. what used to happen in barter system was we used to exchange things for things. तो बार्टर सिस्टम में commodities were exchanged for other commodities. so goods like skin, salt, rice, utensils, weapons, जो उस टाइम पे लोगों के लिए वैल्यूएबल चीज़ें होती थी उन्हें एक्सचेंज किया जाता था फॉर मेकिंग, बाइंग एंड सेलिंग. इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. बार्टर सिस्टम मेसोपोटामिया ट्राइब्स ने इंट्रोड्यूस किया था. ऑब्वियसली बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के साथ. आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर. उसके बाद आफ्टर द बार्टर सिस्टम केम द मेटालिक स्टैंडर्ड्स. मेटालिक स्टैंडर्ड्स मतलब सम काइंड ऑफ अ मेटल, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर को यूज़ किया जाता था फॉर एक्सचेंज पर्पस, राइट? तो गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पे जो आप करेंसी यूज़ कर रहे हो फॉर एक्सचेंज, इट इज़ इंटायरली मेड अप ऑफ गोल्ड. और सिल्वर में इट इज़ इंटायरली मेड ऑफ सिल्वर. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मनी की वैल्यू होगी, द फेस वैल्यू ऑफ द मनी इज़ इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू. इसका मतलब जो मैं गोल्ड का कॉइन दे रही हूँ फॉर एक्सचेंज पर्पस, उस कॉइन की वही वैल्यू है जितनी वैल्यू उस गोल्ड की है. सिमिलरली गोज फॉर सिल्वर. सिल्वर ऑल्सो हैड एन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉइन से मैं जितना भी सामान परचेज कर सकती हूँ, द वैल्यू विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सिल्वर इन दैट कॉइन. अब यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ गोइंग टू बाय अ प्रोडक्ट इन एक्सचेंज ऑफ अ गोल्ड कॉइन, तो क्या वो गोल्ड असली है या कितना प्योर गोल्ड है? इस तरीके के डिस्क्रिपेंसीज की वजह से दीज काइंड ऑफ करेंसी और दीज काइंड ऑफ मनी डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. तो जब हम बोलें कि परचेजिंग वैल्यू और द फेस वैल्यू ऑफ द मनी इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका मतलब जो आप कॉइन दे रहे हो, जो भी आप सामान दे रहे हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसकी वैल्यू उतनी ही है जितने का आप सामान ले रहे हो. टुडे इफ़ यू सी, नाउ इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न मनी, जिसे हम पेपर करेंसी कहते हैं, दिस डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू. मतलब जो सपोज हम एक 10 रुपीज़ का नोट अगर दे रहे हैं, तो उस 10 रुपीज़ का नोट जिस पेपर से बना है उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ की नहीं है, बट क्योंकि उस पर 10 रुपीज़ लिखा है और सेंट्रल बैंक ने उसे इशू किया है, इसलिए उस पर्टिकुलर पेपर के नोट से मैं 10 रुपीज़ वर्थ ऑफ वैल्यू के प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ. सो नाउ द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज नॉट इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज़ जस्ट द फेस वैल्यू, राइट? क्योंकि जो 100 रुपीज़ का नोट है, 200 रुपीज़ का नोट है, 500 रुपीज़ का नोट है, इन सब की जो पेपर वैल्यू है वो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही होगी. लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखी हुई है और सेंट्रल बैंक के सिग्नेचर्स हैं, सेंट्रल बैंक का अप्रूवल है उसको, इसलिए उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस व्हेन यू हियर द वर्ड इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द फेस वैल्यू. सो अर्लियर टाइम में जितने भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज़ किया जाता था, मेटालिक स्टैंडर्ड्स हों या फिर व्हेन यू यूज टू एक्सचेंज थिंग्स फॉर थिंग्स, जैसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, तो वहाँ पे द फेस वैल्यू वॉज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू. बट टुडे वी आर यूजिंग पेपर करेंसी स्टैंडर्ड्स. पेपर करेंसी स्टैंडर्ड्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक पेपर करेंसी के नोट्स हैं जो कि किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक इशू करता है. दे सर्कुलेट एज अ लीगल टेंडर, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो लीगल टेंडर है. वो आप इट कैन बी क्लेम्ड, इट इज़ बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है. कितना मनी एक इकोनॉमी में सर्कुलेशन में होना चाहिए? द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी. जो भी उस कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी होगी, जैसे इंडिया में मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक, दैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो ही मनी सप्लाई यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी. इसको आगे जाके पढ़ेंगे इन्फ्लेशन में. In today's modern time, we can also see plastic money. Plastic money is nothing but the cards, the credit cards, the debit cards, all these cards that we use. They also come in very handy. They can also be used as a medium of exchange. तो इस तरीके के plastic money has also evolved over the period of time.
और अब हम क्रिप्टो करेंसी भी देखते हैं। ये एक डिजिटल करेंसी होती है, यानी कि अगेन दिस करेंसी इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट, इट इज़ जस्ट प्रेजेंट डिजिटली। बहुत सारे इंक्रिप्शन टेक्निक से इसे यूज़ किया जाता है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट क्रिप्टो करेंसी इज़ इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री, यानी कि जो सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी में है उससे इंडिपेंडेंट है ये। दिस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ लीगल टेंडर, आई शुड से दैट। सो फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, ये एक क्रिप्टो करेंसी है। दीज काइंड ऑफ करेंसी आर ऑल्सो इन सर्कुलेशन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक होता है बैरन मनी। बैरन मनी का मतलब है दैट मनी विच इज़ नॉट अर्निंग एनी इंटरेस्ट, एज सिंपल एज दैट। जो भी पैसा आपने अपने पास, अपने घर में, अपने वॉलेट में या अपने सेफ में इन फॉर्म ऑफ कैश रखा हुआ है, वो एक बैरन मनी है, क्योंकि वो आपको कोई इंटरेस्ट अर्न करके नहीं दे रहा है। इट इज़ नॉट इन्वेस्टेड एनीवेयर, राइट। एंड देन कम्स फ्लैट मनी। फ्लैट मनी इज़ वन दैट इज़ अ डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर। तो जैसे कि हमारी कंट्री में जो पेपर मनी है, जो कॉइन्स हैं, ये फ्लैट मनी है। ये लीगल टेंडर डिक्लेयर किए गए हैं और फ्लैट मनी को कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो बैक करती है। यानी कि सपोज मैंने आपको 10 रुपीज़ का नोट दिया है, व्हेन आई से इट इज़ अ लीगल टेंडर, मतलब कल को अगर मैं उसकी वर्थ की वैल्यू आपको नहीं देती हूँ तो यू कैन डेफिनेटली क्लेम इट, बिकॉज गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर नोट को बैकअप करती है, राइट। दिस इज़ अबाउट द मनी। देन कम सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ रिवॉल्विंग इन द इकॉनमी। मतलब इकॉनमी में जितना पैसा अवेलेबल है उसे हम बोलेंगे द सप्लाई ऑफ मनी। मतलब एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द मनी दैट इज द मनी विच इज़ इन सर्कुलेशन इन द इकॉनमी इज कॉल्ड द सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू प्राइस लेवल एंड द इंटरेस्ट रेट। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी नोट्स को इशू करता है, और जो कॉइन्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। देन कम्स इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन, आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन टर्म। इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब होता है इट इज़ द कंसिस्टेंट एंड एन अप्रिशिएबल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। व्हेन आई से कंसिस्टेंट मतलब ओवर द टाइम पीरियड प्राइस लेवल्स इंक्रीज होते रहेंगे, एंड अप्रिशिएबल मीन्स सम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज डिज़ायरेबल फॉर द इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, राइट। सो इन्फ्लेशन इन सिंपल टर्म्स मीन्स at the rate at which the general prices are increases in the economy, and consequently the purchasing power of the currency is falling. What does this mean? अगर किसी चीज़ के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ से आज से 10 साल पहले मैं जितना सामान खरीद सकती थी, टुडे आई कैनॉट बाय दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स विद दैट 50 रुपीज़। क्यों? क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो 50 रुपीज़ की जो परचेजिंग पावर आज से 10 साल पहले थी वो आज नहीं है, राइट। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर। सो एज द इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, एज द प्राइसेस इंक्रीजेज, द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी स्टार्ट्स फॉलिंग। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है इसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं। वन इज़ द होल सेल प्राइस इंडेक्स एंड द सेकेंड इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेटर वी विल स्टडी कि इंडिया में कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया जाता है। मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमने पढ़ा है क्या होता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हम बोलेंगे दो तरीके की इन्फ्लेशन होती हैं। बेसिकली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बट इनको ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दो तरीके की इन्फ्लेशन होती है। फर्स्ट इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके नाम में ही इसका मतलब है डिमांड पुल, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा डिमांड करी, बिकॉज द डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पीपल नाउ हैव टू पे हायर प्राइजेस। क्योंकि जिन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है उनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। सो बिकॉज द डिमांड इंक्रीज, पीपल पुल्ड द इन्फ्लेशन, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर आएगा? फाइनल कस्टमर के ऊपर ही आएगा। द फाइनल कस्टमर हैज़ टू पे द हायर प्राइसेस। सो दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड द सेकेंड वन इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जब रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं या किसी भी इनपुट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो सप्लायर्स क्या करते हैं? सप्लायर्स कमोडिटी के प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं। तो यानी कि जो रॉ मटेरियल्स में इन्फ्लेशन आया था उसका इफेक्ट सप्लायर ने कस्टमर्स की तरफ पुश कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल पुश इन्फ्लेशन। मूविंग हेड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, कितने रेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, इसके बेसिस पे भी काफ़ी सारी इन्फ्लेशन होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द क्रीपिंग इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन। नाम से पता चल रहा है क्रीपिंग, यानी कि इट इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि इट इज़ मूविंग वेरी वेरी स्लोली, राइट। तो वो इन्फ्लेशन जो कि बहुत ही धीरे धीरे चल रही है, जनरली सिंगल डिजिट में ही है,
ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम तक भी बहुत ही कम प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इस तरीके की इन्फ्लेशन, इट इज़ नॉट डेंजरस फॉर द इकोनॉमी. So this is also called the mild inflation. But as I said, a certain level of inflation is desirable also. क्यों, ये हम आगे पढ़ेंगे. So creeping inflation is a very 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 low inflation over a large period or over a long period of time. The inflation has increased very minimal. So this is not dangerous. It's called mild inflation. Then comes walking inflation. अब prices थोड़े से moderately rise हो रहे हैं. Again they remain in single digit. बेसिकली 3% to 9% के अंडर रहते हैं. दिस इज कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन एंड येस दिस इज डिजायरेबल फॉर द इकोनॉमी. अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम द इकोनॉमी टू इकोनॉमी की इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, बट अगेन वॉकिंग इन्फ्लेशन इज समथिंग दैट इज अगेन नॉट वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी. देन कम्स रनिंग इन्फ्लेशन. नाम से पता चल रहा है नाउ इट हैज़ स्टार्टेड टू टेक सम स्पीड, और अब आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट की तरफ चली गई है. नॉट वेरी हाई, 10 to 20% के बीच में है. देन कम्स गैलपिंग इन्फ्लेशन. गैलपिंग इन्फ्लेशन इज़ वेरी 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 हाई इन्फ्लेशन. अब आपकी जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट यानी कि 20% को क्रॉस कर गई है. इट कैन ऑल्सो गो ट्रिपल परसेंट में भी जा सकती है. सो 20%, 100%, 200% इज कॉल्ड गैलपिंग इन्फ्लेशन. अब आप सोचोगे इससे ऊपर क्या हो सकता है. इससे ऊपर होता है हाइपर इन्फ्लेशन. बेसिकली ये वो इन्फ्लेशन है जिसमें जो एनुअल रेट्स हैं वो मिलियंस और ट्रिलियंस में भी जा सकते हैं. अब ऐसा क्यों होगा. इस इन्फ्लेशन को ना हम पैनिक इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं. बेसिकली ये इन्फ्लेशन तब होती है जब लोगों में पैनिक होता है, तो चीज़ों के प्राइसेस एकदम से विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लेट्स से विद इन 1 डे एकदम से शूट अप कर जाते हैं. इसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं. दिस जनरली हैपन्स इन द सिचुएशन ऑफ पैनिक. सो फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में वॉर के देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ वॉर्स, तो उस केस में क्या होगा, लोगों के अंदर पैनिक होता है कि ओके कल को पता नहीं क्या हो सकता है. सो इन दिस केसेस द प्राइजेस कैन शूट अप overnight. So this type of inflation is called hyperinflation. ये normal बिल्कुल भी नहीं है. This is very much visible, very much evident only in cases of panic situations. For example, किसी कंट्री में earthquake या natural floods आ जाए, natural calamities आ जाएँ, war situations हो, तो इस cases में हमें hyperinflation देखने को मिलती है. So these are the different types of inflations on the basis of speed. Then comes on the basis of inducement. मतलब inflation हुई क्यों है. That's the point is why has inflation ultimately happened. First is the credit inflation. Credit inflation मतलब जब बैंक्स ने क्रेडिट देने में बैंक्स बहुत लिबरल हो गया है. मतलब अब बैंक्स कह रहे हैं कि लोन दो लोगों को, धड़ाधड़ लोन दो. जैसे कभी कभी होता है कि यू कैन सी आपको फ़ोन्स आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ लोन्स अवेलेबल है. दिस इज़ कॉल्ड लिबरल लेंडिंग. मतलब बैंक्स हैव बिकम वेरी वेरी लिबरल इन लेंडिंग द क्रेडिट. तो उस केस में क्या होता है, लोगों के हाथ में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं. सो देर इज़ अ वेरी हाई मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. मनी की सर्कुलेशन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड दिस लीड्स टू राइज ऑफ द प्राइसेस. देन कम्स करेंसी इन्फ्लेशन. अगेन अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में करेंसी इन्फ्लेशन हो जाता है. ये जनरली तभी होता है जब बैंक्स मनी को प्रिंट करते हैं. तो प्रिंटिंग मनी विल what will happen, the circulation of money will increase and ultimately the inflation will happen. Then comes deficit infused inflation. deficit infused का मतलब क्या होता है, सपोज कभी कभी गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट जब एनुअली अपना वो निकालती है, बजट निकालती है, उसमें डेफिसिट आया है. दैट मीन्स देयर इज़ सम मनी दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू पे. द गवर्नमेंट इज़ इन नेगेटिव बैलेंस. तो उस केस में भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रिंटिंग करेंसी कर सकती है. सो बिकॉज ऑफ डेफिसिट द गवर्नमेंट हैड टू प्रिंट मनी एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइजेज इंक्रीज्ड. देन कम्स टैक्स इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. कभी कभी गवर्नमेंट जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं उनको इंक्रीज कर देती है. फॉर एग्जाम्पल GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इसकी वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं. इसे हम बोलेंगे टैक्स इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. देन कम्स स्कार्सिटी इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. कभी कभी क्या होता है कि आउटपुट जो होता है, प्रोडक्शन होती है, फॉल कर जाती है. ये जनरली इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल दूंगी. जैसे कि बारिशों के सीज़न में वेजिटेबल्स की जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्रॉप्स हार्म होती हैं, तो वहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ गुड्स आ जाती है. एंड यू विल ऑलवेज सी दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन द प्राइजेज ऑफ द वेजिटेबल्स जनरली इंक्रीज. सो बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, because of fall in the production, there is scarcity in the market and due to which the prices go up. And then comes profit induced inflation. जब कोई भी सप्लायर, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना चाहता है, वो अपना आउटपुट इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, अपनी कॉस्ट को कम नहीं कर रहा है, लेकिन अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना चाहता है. सो व्हाट विल हैपन, दे विल सिंपली इंक्रीज द प्राइजेस एंड द इन्फ्लेशन विल हैपन. So these are the different types of inflation based on inducement. That means who has induced the inflation. प्राइजेस के इंक्रीज होने का एक्चुअल रीज़न क्या है.
देन कम्स कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों होता है? एक तो बहुत ही फर्स्ट तो बहुत ही कॉमन है जो मैंने आपको बताया, जिसके और जितने हमने अभी तक जितने पढ़े हैं, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। इफ़ देर इज़ द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, लोगों के हाथ में अगर ज़्यादा पैसे आएंगे तो अल्टीमेटली द डिमांड विल इंक्रीज, एंड व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज the price will definitely increase and it will cause the inflation. Then comes increase in the consumer spending. कभी कभी कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा गुड्स परचेज करते हैं बिकॉज ऑफ द क्रेडिट। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं दूंगी, कार फाइनेंसिंग। पहले के टाइम के पहले जब लोग कार्स खरीदते थे तो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, बट टुडे यू कैन सी अगर आप कार लेने जाते हो तो आप फाइनेंस के थ्रू ही ले सकते हो। सो बिकॉज ऑफ दिस a luxury of a car has come into the reach of almost every person today. तो इसकी वजह से क्या हुआ है, कार्स की डिमांड बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि लोगों की इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, बट बिकॉज ऑफ द ईजियर क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, द डिमांड ऑफ द गुड्स हैव इंक्रीज एंड अल्टीमेटली यू कैन सी द प्राइजेज हैव इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अब आप उस कार की पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हो, एंड दैट्स वाई द कंज्यूमर स्पेंडिंग हैज़ इंक्रीज। देन कम्स इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। जब एक्सपोर्ट को एनकरेज किया जाता है, जब गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट्स एनकरेज हों, मतलब हम आउट ऑफ वर्ल्ड में जाके गुड्स को ज़्यादा सेल करें, तो उस केस में क्या होगा, डोमेस्टिक सप्लाई अल्टीमेटली फॉल कर जाती है, एंड व्हेन द डोमेस्टिक सप्लाई विल फॉल अगेन द प्राइसेस विल इंक्रीज। देन कम्स चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में ट्रेड और इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है तो वो ट्रेड और इंडस्ट्री को लोन्स प्रोवाइड करती है एट अ वेरी चीपर इंटरेस्ट रेट्स। उस चीप इंटरेस्ट रेट्स की वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीज एंड द प्राइसेस कैन राइज। देन कम्स रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। गवर्नमेंट भी लोगों से लोन लेती है, गवर्नमेंट भी लोगों से लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अब अगर गवर्नमेंट अपना डेट ख़त्म करना चाहती है, गवर्नमेंट लोगों को जो लोगों से पैसे लिए हैं उन्हें जब वापस करती है, व्हेन द गवर्नमेंट रीपेज इट्स डेट टू द पीपल ऑफ द कंट्री, it increases the money supply in the economy and ultimately the prices increase. So these are the different cause of inflation कि inflation किन reasons की वजह से हो सकता है। Deficit financing। डेफिसिट अगेन जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रिसीट्स में डिफरेंस होता है तो उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है। इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन द इकोनॉमी एंड इट इज़ अर्निंग लेस। जितना पैसा वो लोगों से ले रही है उससे ज़्यादा लोगों पे स्पेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई देर आर इन्फ्लेशनरी राइजेज इन द प्राइसेस। देन कम्स इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। जब किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम मीन्स व्हेन टोटल इनकम माइनस द टैक्स, दैट इनकम विच इज़ अवेलेबल टू द पीपल टू स्पेंड, उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। सो व्हेन द डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेज द मनी सप्लाई विल इंक्रीज, द इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। एंड द लास्ट कम्स ब्लैक एसेट्स, एक्टिविटीज़ एंड मनी। जितनी भी ब्लैक एसेट्स होती हैं या ब्लैक मनी होता है, ये करप्शन को प्रमोट करता है। ये जो ब्लैक, व्हेन वी से इट इज़ ब्लैक मनी और ब्लैक एसेट, दैट मीन्स इट इज़ दैट मनी विच इज़ आउटसाइड द रेडार ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की नोटिस में नहीं है, उसे हम ब्लैक मनी या ब्लैक एसेट्स बोलते हैं। ये भी डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। लोग इस तरीके की जो एसेट्स होते हैं जनरली लैविशली स्पेंड करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग करते हैं, और इसकी वजह से प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। देन कम्स इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? देयर कम्स डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इन दोनों पे अलग अलग इफेक्ट होंगे। डेटर्स को गेन होता है, क्रेडिटर्स को लॉस होता है। सिंपली अंडरस्टैंड, डेटर कौन है? डेटर वो पर्सन है जिसने आपसे लोन लिया है। उसने जब आपसे लोन लिया था तो उस टाइम पे कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी पर्सन को लोन दिया कि मुझे 5% के बेसिस पे तुम इंटरेस्ट देना। उस टाइम पे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 3% चल रहा था, तो तुम्हें लगा ठीक है अब हम 5% पे इसको देते हैं तो वी विल गेन। बट ओवर द टाइम पीरियड इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई और टुडे इन्फ्लेशन इज एट 8%, लेकिन आपने उसको लोन 5% पे ही दिया है, तो वो पर्सन आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। सो इन दिस केस द डेटर इज द गेनर एंड द क्रेडिटर इज द लूजर। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, उस टाइम पे 3% इन्फ्लेशन थी, आपने लोन दिया ऑन द बेसिस ऑफ 5%। ओवर द टाइम पीरियड इन्फ्लेशन और कम हो गई, 1% पे आ गई, तो उस केस में डेटर इज द लूजर एंड क्रेडिटर इज द गेनर। ऑन एम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए इन्फ्लेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आता है, बिकॉज डिमांड बढ़ रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। बट
वेरी लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड. सो ओवर द टाइम पीरियड इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरली न्यूट्रल या फिर नेगेटिव ही होती चली जाती है. जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कोविड के ड्यूरेशंस में बिकॉज ऑनलाइन वर्ल्ड एकदम से ही एक्सपैंड हुआ. सो द कंपनी स्टार्टेड हायरिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो वो एक शॉर्ट टर्म हमें एम्प्लॉयमेंट राइज दिखा, बट नाउ व्हाट वी आर सीइंग देयर आर मास ले ऑफ्स. तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर द इकोनॉमी. देन कम्स इम्पोर्ट. इन्फ्लेशन का एक एडवांटेज है कि आपके जो इम्पोर्ट्स हैं वो लोअर हो जाते हैं. क्यों? चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यानी कि जो भी आपकी कंट्री में फॉरेन गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव हो गए. तो व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? द गवर्नमेंट दे ट्राई टू सब्सटीट्यूट द इम्पोर्ट्स. वो कोशिश करते हैं कि फॉरेन गुड्स की जगह हम कोई डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट करें, क्योंकि फॉरेन गुड्स बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं. तो समहाउ इन्फ्लेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि इम्पोर्ट्स इससे कम हो जाते हैं. बट जो हमारे कंपल्सरी इम्पोर्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल इन इंडिया द ऑयल, टेक्नोलॉजी, ड्रग्स, ये हमारे कंपल्सरी इम्पोर्ट्स हैं, तो इनको तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते. तो इसका इन्फ्लेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता है. क्यों? क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इकॉनमी में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है. तो इस केस में यू हैव टू पे हायर प्राइजेज टू द फॉरेन करेंसी. तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का दिखता है. सो इन्फ्लेशन ऑल्सो एक्सचेंज रेट को भी इंक्रीज़ कर देता है, और जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स हमारे और कॉस्टलियर हो सकते हैं. देन कम्स एक्सपोर्ट्स. With inflation, exportable items of an economy gain a competitive advantage in the world market. ओके, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर बाहर की कंट्री में इन्फ्लेशन हो रही है, वहाँ पे प्राइसेस राइज हो रहे हैं, तो उनको हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेटर लगने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आर एक्सपोर्ट्स गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द इंटरनेशनल मार्केट. क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उस केस में इन एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं एंड इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी. बट इट कैन हैपन द अदर वे ऑल्सो. अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें जो एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स होंगे वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लगेंगे, और उस केस में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे. तो अगेन इन्फ्लेशन का इफेक्ट एक्सपोर्ट्स पे भी डिफरेंट तरीके से आता है. सो इन्फ्लेशन हमारे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को हेविली इम्पैक्ट कर सकता है ऑफ द कंट्री. नाउ व्हेन वी हैव डिस्कस्ड द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड बैलेंस. ट्रेड बैलेंस सिंपली क्या होता है? इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. तो इन केस ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी, जो इकोनॉमीज डेवलप्ड होती हैं, उनके लिए इन्फ्लेशन जनरली बेटर होते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी माइल्ड इन्फ्लेशन. क्यों? क्योंकि वो अपने इम्पोर्ट्स को कम करते हैं और अपने एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं. बिकॉज दिस अ डेवलप्ड इकोनॉमी, इनके पास टेक्नोलॉजी हमेशा अवेलेबल होती है. अगर इनके लिए इम्पोर्ट्स महंगे होते जा रहे हैं, बाहर के फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव हो गए हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिक गुड्स, राइट? सो इट इज़ जनरली फेवरेबल फॉर देम. बट हाँ, ये जो इन्फ्लेशन है ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए अनफेवरेबल हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इम्पोर्ट्स हैं जो कि हमारे कंपल्सरी इम्पोर्ट्स हैं. प्राइसेस इंक्रीज़ होने के बावजूद भी हम इन इम्पोर्ट्स को कम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का एक डिसएडवांटेज डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को आ सकता है. ऑलराइट, मूविंग अहेड. फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स पे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आता है? फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स मीन्स वो लोग जिनकी इनकम फिक्स्ड है. इन्फ्लेशन होने या ना होने से इनकी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं आता. तो जो सैलरीड पीपल हैं, पेंशन पीपल हैं, जो इंटरेस्ट इनकम ले रहे हैं या रेंटल इनकम ले रहे हैं, ये होते हैं फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स. और इन्फ्लेशन से इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है लेकिन इनकी इनकम फिक्स्ड है. देन कम्स इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए इन्फ्लेशन गुड नहीं है. क्यों? क्योंकि इनको इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा चाहे इन्फ्लेशन जितनी मर्जी बढ़े. बट ऑन द कॉन्ट्री, वो इन्वेस्टर्स जो कि शेयर्स यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं विच इंक्रीजेज विद द प्राइस राइज, तो इनके लिए इन्फ्लेशन गुड है. देन कम्स इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन. अगर इन्फ्लेशन मॉडरेट है तो ये गुड है ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि अगर जो प्राइजेज राइज होते हैं व्हेन दे आर राइजिंग मॉडरेटली, तो ये एनकरेज करता है बिजनेस क्लास को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है और जनरेशन ऑफ इनकम होती है. देन कम्स एक्सचेंज रेट. जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, यानी कि उस कंट्री के पैसे की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है. सो इससे क्या होता है? आपकी जो करेंसी है वो अपनी वैल्यू लूज़ करती है, उसकी डेप्रिसिएशन होती है, जिसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट आता है.
देन कम्स मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट किया था बैंकिंग का, और बैंकिंग में मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो मनी सप्लाई और मनी डिमांड को कंट्रोल करता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी हमें मनी सप्लाई और मनी डिमांड को ही कंट्रोल करना है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आप मनी सप्लाई और मनी डिमांड को कम कर दो, इससे ऑटोमेटिकली लोगों के हाथ में या इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगा, द डिमांड विल फॉल एंड अल्टीमेटली द प्राइसेस विल फॉल। तो टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन क्या कर सकते हैं, बैंक रेट को बढ़ा दो। बैंक रेट को बढ़ाने का मतलब है जो लोन है उसको एक्सपेंसिव कर दो, यानी कि लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। नाउ पीपल विल बी डिस्करेज टू टेक द लोन, लोग लोन कम लेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगा। सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करना शुरू कर देगी। व्हाट विल हैपन, पीपल विल बाय दो सिक्योरिटीज, और उस सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए लोग अपने पैसे गवर्नमेंट को दे देंगे। सो अगेन द सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी कंट्रोल्ड इन द इकोनॉमी। देन कम्स हायर कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो दो रेशियोज हैं, यानी कि दीज आर दैट परसेंटेज ऑफ मनी विच द कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश। यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी डिपॉजिट्स आता है वो सारा का सारा डिपॉजिट लोगों को एज अ लोन नहीं दे सकते। कुछ परसेंटेज ऑफ दैट डिपॉजिट दे हैव टू कीप विद देम इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन्हें हम रिजर्व रेशियोज कहते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन रिजर्व रेशियोज को इंक्रीज कर देता है। तो अब कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा पैसे अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखने हैं। नाउ दे हैव लेस मनी टू गिव एज लोन्स, तो वहाँ पे लोगों के पास लोन कम जाता है, मनी सर्कुलेशन कम हो जाता है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को क्रेडिट देना कम कर देती है। हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मतलब पर्टिकुलर लोन के अगेंस्ट कितनी सिक्योरिटी आपको रखनी है, गवर्नमेंट वो सिक्योरिटी इंक्रीज कर देती है। यानी कि पहले वो लोन आपको कम सिक्योरिटी पे मिल रहा था, बट अब वही लोन आपको ज़्यादा सिक्योरिटी पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, पीपल आर डिस्करेज टू टेक द लोन। देन कम्स रेपो रेट, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। रेपो रेट बेसिकली वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। तो अगर सेंट्रल बैंक इस लोन को इंक्रीज कर देगा तो अब कमर्शियल बैंक्स के लिए सेंट्रल बैंक से लोन लेना एक्सपेंसिव हो गया है, और वो इसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों पे डालेंगे, यानी कि अब वो लोगों को भी लोन और एक्सपेंसिव देंगे। पीपल विल बी डिस्करेज टू टेक द लोन्स एंड अल्टीमेटली द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी कंट्रोल्ड एंड अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ सकती है। फिजिकल मेजर्स होते हैं वो मेजर्स जो गवर्नमेंट ले सकती है, यानी कि गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई या मनी डिमांड को इकोनॉमी में कंट्रोल कर सकती है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर देगी। जो गवर्नमेंट लोगों पे एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट लोगों पे एक्सपेंडिचर्स कैसे करती है, गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स चलाती है, रोड्स बिल्ड करती है, हॉस्पिटल्स बिल्ड करती है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो गवर्नमेंट अपना ये एक्सपेंडिचर कम कर देगी, अपनी थोड़ी सी स्कीम्स कम कर देगी, वॉट एवर इफेक्ट। तो इससे क्या होगा, लोगों को अगेन जो बेनिफिट्स मिलते थे वो कम मिलेंगे, द डिमांड विल फॉल एंड अल्टीमेटली प्राइसेस विल फॉल। पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट लोगों से पैसे उधार ले लेगी। व्हाट विल हैपन, जो लोगों के पास पैसे थे वो अब गवर्नमेंट के पास आ गए, मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी में कम हो गया एंड अल्टीमेटली द प्राइसेस विल फॉल। एंड इनहैंसिंग टैक्सिंग, गवर्नमेंट इस केस में टैक्सेस बढ़ा देती है। तो टैक्सेस जब बढ़ जाते हैं लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है एंड अल्टीमेटली डिमांड फॉल्स। इसके अलावा क्या मेजर्स हो सकते हैं, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, वन ऑफ द फोरमोस्ट मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी। क्यों, डिमांड बढ़ रही है, आप सप्लाई भी इंक्रीज कर दो। अगर सप्लाई भी इंक्रीज होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली कंट्री का जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा, लेकिन प्राइजेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। और गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस कंट्रोल लेके आती है, वेजेस कंट्रोल लेके आती है। गवर्नमेंट कहती है इस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर ये चीज़ नहीं बिकेगी, गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगा देती है, प्राइस कैप लगा देती है, या वेजेस भी कंट्रोल कर देती है। गवर्नमेंट कहती है इससे ऊपर आप वेजेस लोगों को नहीं दोगे, तो उस केस में भी आप इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, वन इज इन्फ्लेशन, देन कम्स डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है फॉलिंग प्राइसेस। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, उससे क्या होता है कि डिफ्लेशन होता है। फॉलिंग प्राइजेज आर डिज़ायरेबल एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जब प्राइजेज राइज होते हैं तो उस सिचुएशन में अगर प्राइजेस कम होने शुरू हों तो वो डिज़ायरेबल होते हैं, टिल द पॉइंट दे आर नॉट इफेक्टिंग द प्रोडक्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि सिर्फ प्राइजेस कम हों लेकिन हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम ना हो या आउटपुट कम ना हो, वो डिज़ायरेबल होता है। बट डिफ्लेशन सिंपली मीन्स द फॉलिंग प्राइसेस, दैट्स इट। देन कम्स स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्टेगनेंट, इन्फ्लेशन। यानी कि प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है।
जनरली हम कहते हैं कि सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि कुछ लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होना चाहिए, उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है। लेकिन आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। एंड देन कम्स डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब होता है गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल मेजर्स किए, गवर्नमेंट ने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक्स ने मॉनेटरी पॉलिसी या गवर्नमेंट ने फिजिकल पॉलिसी की जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया गया, बट दिस इज़ नॉट कॉजिंग एनी इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर रहे हो लेकिन इकोनॉमी का आउटपुट रिड्यूस नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन, इट इज़ अगेन गुड। तो डिफ्लेशन इज सिंपली द फॉलिंग इन्फ्लेशन, फॉलिंग प्राइजेस, एंड डिसइन्फ्लेशन इज slowing down of prices at the same time making sure there is no unemployment or reduction in the output, ठीक है। सो डिसइन्फ्लेशन इज डिजायरेबल। देन इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के अगेन दो तरीके हैं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, होल सेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होल सेल प्राइस इंडेक्स वीकली बेसिस पे मेजर किया जाता है। बेसिकली जो प्राइस इंडेक्स होते हैं ना, ये क्या होता है, इट इज़ अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, कुछ कमोडिटीज़ की बास्केट बनाई जाती है और उनके प्राइजेस देखे जाते हैं कि कितने इंक्रीज़ हुए हैं। तो उसके बेसिस पे हम एक जनरल मेजर लेते हैं कि जनरली इकोनॉमी में इतने प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए हैं। अब हम जब मैंने बोला प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए हैं तो द क्वेश्चन कम्स, प्राइस हैव इंक्रीज्ड इन कंपेयर टू वॉट, किसके कंपेरिजन में प्राइस इंक्रीज हुए। तो यहाँ पे एक बेस ईयर लिया जाता है कि इस बेस ईयर में प्राइस इतने थे और आज प्राइस इतने हैं तो इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो करेंट द बेस ईयर इज 2011 एंड 12। तो 2011 एंड 12 में जितने प्राइजेस थे इन पर्टिकुलर गुड्स के जो हमारी बास्केट में है और आज इनके कितने प्राइजेस हैं, इसका एक एवरेज परसेंटेज निकाला जाता है, दैट इज़ द होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अदर देन होल सेल प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी होता है। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है, होल सेल प्राइस इंडेक्स मतलब ये वो वाला प्राइस लेंगे जो कि होल सेल मार्केट में अवेलेबल है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में यहाँ पे हम वो वाला प्राइस लेंगे जो कि रिटेल मार्केट में अवेलेबल है, जो कि फाइनल कंज्यूमर को मिलता है, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पे भी अगेन वो सेट ऑफ कमोडिटीज़ को बास्केट में डाला जाएगा जो कि जनरली कंज्यूमर्स लेते हैं। तो बेस्ड ऑन कंसिडरिंग अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट सेट्स ऑफ लोग हैं, हमारे पास 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं, ठीक है। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW, ये है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, इनकी जो बास्केट में गुड्स होंगे यहाँ पे इसी को मॉनिटर किया जाएगा। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन दी अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ जो कि नॉन मैनुअल वर्क करते हैं और अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। देन CPI फॉर द रूरल लेबरर्स एंड द CPI फॉर द एग्रीकल्चरल लेबर्स। इस तरीके की 4 अलग अलग बास्केट्स हैं। इनके ये लोग जिस तरीके की गुड्स परचेज करते हैं उनकी एक बास्केट बनाई जाती है और इनके प्राइजेस यानी कि रिटेल प्राइजेस जो फाइनल कस्टमर को मिलता है उसमें कितना इंक्रीज आया है सिंस 2011 एंड 12, उसका एक जनरल परसेंटेज निकाला जाता है, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिजनेस साइकिल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट मनी एंड इन्फ्लेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो। In the next video, we will study about business cycles and many more concepts. So till then, keep learning. Thank you so much.